Good morning, everybody. Welcome to the Vision Point on CBSE platform. Myself, Amitabh Soni, as biology mentor, and today I will discuss about the how to regulate the cell. अभी इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन किया कि सेल साइकिल क्या होती है और सेल डिवीजन क्या होती है, नेसेसिटी ऑफ सेल डिवीजन क्या है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के अंदर, और हम लोगों ने बात की इन डिटेल व्हाट इज अ सेल साइकिल व्हिच आर कंप्लीटेड इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फेज. बट नाउ वी विल डिस्कस हाउ इट रेगुलेट, कैसे रेगुलेट होती है सेल साइकिल और प्लॉइडी ऑफ डीएनए को कैसे मेंटेन करते हैं. अगर हम यहाँ बात करें इस प्लॉइडी ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए की, तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली केवल और केवल आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. जो भी आपके समझ चाहिए कि मेडिकल कंपटीशन है या जो आपके वो कंपटीशन जिनमें बायो मेनली आती है, स्पेशली फॉर द नीट इट मे आस्क दिस क्वेश्चन कि प्लॉइडी लेवल क्या होगा डीएनए का डिफरेंट फेज के अंदर. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहले तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल को, और दूसरी बात करने वाले हैं प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए के रेफरेंस. तो ये जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल का जो रेगुलेशन है बेसिकली, इसके रेगुलेशन के लिए यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा सेल साइकिल है और इस सेल साइकिल के अंदर ये है हमारी एम फेज, और ये है हमारी G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, जिसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज ए साइटोकाइनेसिस एंड दिस इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. ठीक, यहां पे थोड़ा सा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. दिस इज ए एम फेज. इस पर्टिकुलर चेक इस सेल साइकिल के अंदर हमारे दो चेक पॉइंट्स होते हैं. एक चेक पॉइंट्स होता है यहाँ G1 और S के बीच में, इसको बोलते हैं फर्स्ट चेक पॉइंट. जो मेजर चेक पॉइंट होता है, अगर ये सेल साइकिल के दौरान ये जो चेक पॉइंट है अगर ये क्लियर हो जाए देन सेल विल बी कमिटेड टू द डिवीजन. और दूसरा चेक पॉइंट होता है इस पर्टिकुलर G1, G2 और N फेज के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड चेक पॉइंट. अब यहाँ पे जब G1 फेज होती है तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक होती है जिसको बोलते हैं साइक्लिन. ये है हमारा G1 साइक्लिन और ये है हमारा CDK जिसको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन. इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इसको हम लोग बोलते हैं CDK. दिस इज कॉल्ड एज CDK. G1 फेज के अंदर when this cyclin प्रोटीन या when this G1 cyclin are combined, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ये कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में. लेकिन when this combine, when both these are combined to form a cyclin डिपेंडेंट काइनेज, जब ये कंबाइन करेगा बेसिकली तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा. और when this combine and it becomes activate, जब ये साइक्लिन इस CDK से अटैच हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा CDK एंड देन इट इज passes from G1 to S. The first checkpoint is clear, and at the point of at the end of the G1 phase,
दिस G1 जो एक्टिव साइक्लिन है, जो बेसिकली इस CDK को इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेगी, एट द एंड ऑफ S फेज इट बिकम्स destroyed and the cyclin and the CDK both are destroyed. हमने यहाँ बात की कि ये जो चेक पॉइंट्स हैं हमारे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए दो चेक पॉइंट होते हैं. पहला चेक पॉइंट विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द G1 and S and the second check point which are present in between the G2 and N. ये जो G1 cyclin है, when these G1 cyclin are combined with the CDK and which becomes activate, ये क्या करेगा, नॉर्मली जो G1 फेज होगी, इस G1 फेज के अंदर यहाँ पे ये G1 cyclin है जो इस पर्टिकुलर CDK जो इनएक्टिव फॉर्म में उसको क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी. और जैसे ही इसको एक्टिवेट करेगी तो यहाँ पे ये ट्रांजिट हो जाएगा which causes a transition from G1 to S phase. एट द एंड ऑफ सिंथेटिक फेज, जब ये ऐसा हो गया, ट्रांजिशन क्लियर हो गया, फर्स्ट चेक पॉइंट क्लियर हो गया, G1 से S फेज में एंटर कर गई सेल, देन एट द एंड ऑफ द S फेज दिस साइक्लिन प्रोटीन डिस्ट्रॉयड एंड द CDK आर इनएक्टिव. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये CDK इनएक्टिव हो गया, इस पर्टिकुलर दिस CDK inactive and the first checkpoint is clear. Later on, when these enter in the G2 phase, where the M cyclin is activated, the CDK this is M cyclin and which activate and this is a activated CDK and which transit the cell from G2 to M phase. यहाँ पे जो दूसरा चेक पॉइंट है, ये जो चेक पॉइंट है वहां पे M cyclin which is combined with the inactive CDK and becomes phosphorylated. वो जो inactive CDK है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और उसकी इनहिबिटरी साइट को, उस इनहिबिटरी साइट से जाकर के उसको एक्टिवेट करेगा, किसको, इस पर्टिकुलर CDK को. एंड बाय द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द इनहिबिटरी साइट, जो इनहिबिटरी साइट है जिसपे हमारे फॉस्फेट का रिमूवल होगा, उसके बाद व्हेन इट गेट एक्टिवेटेड टू कॉज ए ट्रांजिशन फ्रॉम G2 टू M. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे व्हेन दिस enter from synthetic to G2 phase, the M cyclin are inactivated CDK के साथ combine करेगी and which becomes phosphorylated and then it is changed into the activate CDK and the transition will take place from G2 to M. तो यहाँ पे ये दो different kind of checkpoints present होते हैं which is present between the G1 and S and another checkpoint present between the G2 to M. At the end of the M phase, similar to the previous first checkpoint की तरह, at the end of the M phase this M cyclin is degraded and the CDK becomes destroyed. This is a entire regulation of cell cycle. So question is arises here, so what is the cell cycle controlled by? So cell cycle can controlled by cyclin as well as cyclin dependent kinase enzyme. इनकी वजह से सेल साइकिल क्या होती है, रेगुलेट होती है. यहाँ तक बात क्लियर है. तो आप यहाँ फिर फर्दर एक बार आप कह सकते हो कि एक चेक पॉइंट है, फर्स्ट चेक पॉइंट which present in between the G1 to S, और ये जो चेक पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे G1 साइक्लिन जो किसको एक्टिवेट करेगा, CDK को, और जब ये क्रॉस होगी तो यहाँ पे ये साइक्लिन क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय, और G साइक्लिन क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट. एंड व्हेन दिस सेल एंटर इनटू G2 फेज
then the M cyclin activate the CDK and then it transmit this second checkpoint. And at the end of this M phase, the M cyclin and the CDK degraded. So this is the entire regulation of cell cycle. Okay. अब ये बात आती है कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, तो ये पूछेगा व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मेयोसिस 2 प्रोडक्ट इफ द मियोसाइट्स कंटेन द 30 पिकोग्राम डीएनए इन G1 फेज। अगर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर जो मियोसाइट्स हैं उन मियोसाइट के अंदर अगर 30 पिकोग्राम है उनके G1 फेज के अंदर, तो मियोसिस 2 होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, ये ऑप्शंस दिए हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, आपकी जो सेल साइकिल है उनकी डिफरेंट स्टेज के बारे में पता होगा। और उन स्टेज से पहले मैं एक और क्लियर बात कर लूं, माइटोसिस और मियोसिस को थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे अगर ये सेल है और इस सेल के अंदर अगर माइटोसिस होगी तो इसके अंदर से 2 सेल बनेंगी, और ये जो 2 सेल बनेंगे इस पर्टिकुलर सेल के अंदर माइटोसिस के बाद तो यहाँ पे जो 2 सेल होंगी इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। अगर किसी पर्टिकुलर डिप्लॉइड सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है, उस डिप्लॉइड सेल्स के अंदर से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी एंड द क्रोमोसोम्स नंबर विल बी सेम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस। लेकिन अगर सेल्स डिप्लॉयड है और वो जर्मिनल सेल्स हैं एंड विच अंडरगो इन द meiosis which is enter in the meiosis first then form a 2 cell and the number of chromosomes will be half, and later on both these cells are participate in meiosis 2 and then formation of 2 cell again. And the chromosomes number सेम ड्यूरिंग मियोसिस 2। तो ये है मियोसिस। सो मियोसिस रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स एंड द क्रोमोसोम्स नंबर विल बी हाफ। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बात कर रहा है मियोसिस की, तो आपको ये पता लगा कि मियोसिस 2 फेज में कंप्लीट होती है, एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। क्योंकि कोई भी सेल्स होगी अगर वो सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करेगी, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल के रेफरेंस में G1 होती है, S होती है, G2 फेज होती है और M मींस माइटोसिस या मियोसिस। ये जो G1 फेज है, G1 फेज के अंदर 30 पिकोग्राम डीएनए है। S फेज में पहुंचेगा तो S फेज के अंदर तो जब पहुंचेगा तो ये S फेज में क्या हो जाएगा, डबल, दैट इज 60 pg। G2 फेज में कितना हो जाएगा, 60 pg। लेकिन जो मियोसिस हो रही है, क्योंकि यहाँ क्या है, मियोसिस 2 प्रोडक्ट है, मियोसिस जब होगी तो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर से 2 सेल बनेगी मियोसिस 1 में, दैट इज M1 में, और ये जो M1 में होगी तो यहाँ पे 2 सेल्स जो बनेंगी उन दोनों सेल्स के अंदर जो डीएनए का अमाउंट होगा वो हो जाएगा 30 pg और 30 pg। लेकिन आपको पूछा क्या है, मियोसिस 2 प्रोडक्ट का डीएनए अमाउंट। मियोसिस 2 के लिए both these cells are participate in meiosis 2, और जब ये meiosis 2 में पार्टिसिपेट करेगी then later on formation of the 2 daughter cells from each cell। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 15 15 यानी 15 पिकोग्राम। तो यहाँ पे आंसर हो गया 15 पिकोग्राम, that will be the answer। So meiosis 2 प्रोडक्ट के अंदर डीएनए का अमाउंट कितना है, 15 पिकोग्राम। तो दिस इज ए फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हम लोगों ने प्लॉइडी या कहना चाहिए अमाउंट ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे फिर फर्दर एक दूसरा क्वेश्चन है कि इफ एग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के फीमेल गैमेट के अंदर और एग के अंदर 10 पिकोग्राम डीएनए है, उसके न्यूक्लियस में हाउ मच डीएनए वुड ए डिप्लॉइड सेल्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म हैव ए
G2 phase of meiosis. मतलब हाउ मच डीएनए उस पर्टिकुलर डिप्लॉयड सेल्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म के G2 फेज में कितना डीएनए अमाउंट होगा. तो हम अगर इस ऊपर वाले को वॉच कर दें, केवल उसका मेन पार्ट, क्योंकि यहां पे भी बात किसकी हो रही है, एग के रेफरेंस में और डिप्लॉयड सेल्स के रेफरेंस में. तो अगर ये डिप्लॉयड सेल्स है, दिस ये डिप्लॉयड सेल्स, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो यहाँ पे 2 है डिप्लॉयड सेल्स में, और एग सेल में कितने हैं 10. तो एग सेल का मतलब हो गया ये जो आपकी एग सेल बनी, इस एग सेल के अंदर नंबर ऑफ डीएनए का अमाउंट कितना है 10 पिकोग्राम. तो यहाँ पे जब 10 पिकोग्राम है, मियोसिस 1 के अंदर जब पहुंचेगा, मियोसिस 1 में जब होगा तो यहाँ कितना होगा 20 पिकोग्राम, और मियोसिस M के पास कितना होगा 40, 20 और 20 40 पिकोग्राम. इस G2 फेज की बात कर रहा है, तो G2 फेज के अंदर यहाँ कितना होगा 40 पिकोग्राम, S फेज में 40 पिकोग्राम और G1 में 20 पिकोग्राम. ये जो 20 पिकोग्राम है ये बेसिकली इस डिप्लॉयड सेल के अंदर है. अगर आप यहाँ एग सेल की बात करें तो एग सेल कैसी होती है हैप्लॉइड, दैट इज 10 पिकोग्राम. अगर यहाँ पे 10 पिकोग्राम है तो डिप्लॉयड सेल के अंदर कितना होगा 20, S में कितना होगा 40, G2 में कितना हो जाएगा 40, और यहाँ एग सेल का फॉर्मेशन होगा किससे मियोसिस से. तो अल्टीमेटली एग सेल के अंदर ये पर्टिकुलर किसी भी एग सेल के अंदर तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स के डीएनए का अमाउंट है वो 10 पिकोग्राम. ये एग सेल कह सकते हैं, स्पर्म कह सकते हैं कि ऑल दीज जर्मिनल सेल्स आर डिवाइडेड बाय मियोसिस. मतलब यहाँ पे जो भी जर्मिनल सेल्स बनेंगे, स्पर्म और गैमीट बनेंगे या मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा मियोसिस से होगा. जब मियोसिस होगी तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे हाफ. तो यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना है 10 पिकोग्राम, ये दिया हुआ है ऑलरेडी. जब ये 10 पिकोग्राम है तो जब M2 हुआ था तो इस सेल के अंदर जिसमें M2 हुई थी उसमें कितना होगा 20, और उस पर्टिकुलर सेल जो सेल मियोसिस में पार्टिसिपेट की थी उसके अंदर कितना होगा 40 पिकोग्राम. ये 40 पिकोग्राम G2 में भी उतना ही होगा, S में भी उतना ही होगा, केवल G1 में आधा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि G1 से जब S फेज में हम लोग एंटर करते हैं देन द डीएनए अमाउंट विल बी डबल. ओके, तो आंसर विल बी द 40 पिकोग्राम. ओके, नेक्स्ट ये फिर फर्दर 2 क्वेश्चंस और हैं. इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद आपके दिमाग में ये जो प्लॉइडी या कहना चाहिए जो अमाउंट ऑफ डीएनए के क्वेश्चंस अगर आपके कंपटीशन में आते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें. और सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो इतना डिटेल में शायद बहुत रेयरली जाते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ बात की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के रेफरेंस में और अमाउंट ऑफ डीएनए के या प्लॉइडी लेवल के रेफरेंस में. दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ डीएनए इन सोमेटिक सेल्स एट G2 फेज. मतलब सोमेटिक सेल्स ऑफ G2 में कितना डीएनए कंटेंट होगा अगर मियोटिक प्रोडक्ट 20 ग्राम है. तो यहाँ पे फिर वही बात करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे G1 S G2 मियोसिस में जो सेल्स पार्टिसिपेट की ये, और अगर ये मियोसिस में पार्टिसिपेट करेगी तो इससे बनेंगे 2 सेल, इट इज मियोसिस 1, और इस पर्टिकुलर सेल के अंदर होगी मियोसिस 2, यहाँ बनेगी 2 सेल. ये तो यहां कह रहा है इफ द मियोटिक प्रोडक्ट हैव 20 पिकोग्राम, तो यहां पे कितना है 20 पिकोग्राम आपका डीएनए का अमाउंट है. तो ये जो सेल है जो मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट, इसके अंदर कितना होगा 40 पिकोग्राम. ये 40 पिकोग्राम जो अमाउंट है ये तो वो सेल है जो हमारी, ये तो वो सेल है जो हमारे मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट. But those cell which is participate in meiosis 1 which is having a 80 picogram of DNA. अब पूछ रहा है what will be the content of DNA in somatic cell at G2. G2 के अंदर भी 80 पिकोग्राम होगा, S के अंदर भी 80 पिकोग्राम होगा और G1 के अंदर 40 पिकोग्राम DNA का अमाउंट होगा. तो आप किसी भी पर्टिकुलर फेज में, पर्टिकुलर स्टेज में अमाउंट ऑफ DNA को एक्सप्लेन कर सकते हो.
यहाँ पे कितना आएगा आंसर, दैट विल बी द 80, हो गया 80 पिकोग्राम। ओके, इन द लास्ट वन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन pollen grain, pollen grain का मतलब हो गया हैप्लॉइड, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन pollen grain if the somatic mother cell, the pollen mother cell, if its mother cell has 32 pg in DNA in G2 phase। यहाँ पे हम लोग केवल इसको वॉच कर देते हैं, ये अमाउंट है यही वेरी कर रहा है, अदरवाइज बाकी चीजें मोर और लेस सेम है, क्योंकि यहाँ भी बात कर रहा है वो इस पर्टिकुलर मियोसिस के रेफरेंस में। तो ये जो pollen grain है ये 4 आपके pollen grain है, ये जो pollen grain है यहाँ पे ये 4 pollen grain है, इसलिए pollen grain जो किससे बनते हैं, मियोसिस। ये जो चारों के चारों pollen grain है, इस pollen grain के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए पूछा गया, जबकि सोमेटिक मदर सेल के अंदर 32 ग्राम डीएनए है G2 फेज के अंदर, मतलब यहाँ पे 32 पिकोग्राम है, तो एस फेज के अंदर भी 32 पिकोग्राम होगा और G1 फेज के अंदर भी 16 पिकोग्राम होगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, डबल। अब इस 32 पिकोग्राम जो G2 फेज में सोमेटिक सेल्स हैं, व्हेन इट इज अंडरगोइंग द मियोसिस 1, देन विल बी द 16 picogram and 16 picogram here divided, and when it is participated in meiosis 2, then 8 picogram in each pollen grain, so 8 picogram amount of DNA are present in each pollen grain. This is the some of the numerical which is related with the amount of DNA or the ploidy level of DNA के reference। यहाँ तो हम लोगों ने बात की इस पर्टिकुलर रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के रेफरेंस में और कुछ न्यूमेरिकल के रेफरेंस में। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे माइटोसिस के रेफरेंस में, क्योंकि ये जो सेल डिवीजन है ये दो टाइप के होते हैं, एक वो जो होते हैं सोमेटिक सेल्स के अंदर जिसको बोलते हैं माइटोसिस, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, स्किन के अंदर जितनी भी लाइनिंग्स हैं आपके सेल ऑर्गन्स की उनके अंदर देखने को मिलते हैं, और एक होती है मियोसिस। मियोसिस जो होती है वो बेसिकली होती है जर्मिनल सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारे गैमेट्स बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्पर्म और ओवा बनते हैं। तो ये दोनों जो डिविजन्स हैं माइटोसिस और मियोसिस, ये नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस और एनी काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, so please concern with this contact number and visit the website, and कोई भी आपको अगर क्वेश्चंस हैं, कोई another question है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। Within 24 hours I will give the answer. Thank you so much in watching and share this videos. Thank you.